नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सक्षम भाटिया है। मैं इस साल यूपीएससी 2024 की परीक्षा में रैंक 83 हासिल किया हूँ। आज डीकेटी के माध्यम से मैं आप सभी को ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है, उसके बारे में थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको हेल्प करेंगी इस ऑप्शनल को और अच्छे रूप से करने में और कोशिश करने में कि थोड़े चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो पीएसआर ऑप्शनल की जो चॉइस थी मेरी वो थोड़ी गाइडेड थी। मेरे कॉलेज के एक सर ने मुझे बताया था इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, इसको कंसीडर करने के बारे में, क्योंकि मैं साइंसेस का विद्यार्थी था। मैं बीएससी कर रहा था मेरे ग्रेजुएशन में। तो यूँ मतलब मैंने स्टार्ट जब किया था, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ कर लिया था क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो मुझे लगा साइंसेस से थोड़ा उसमें अलाइनमेंट हो सकता है। बट कुछ ही समय बाद मुझे लगने लगा कि वो सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कहता मैं कि वो सब्जेक्ट नहीं ठीक है या बाकी सारे सब्जेक्ट्स ठीक नहीं है, बट मुझे मेरा इंटरेस्ट उसमें उतना डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो जब मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस देखा तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और ऐसा लगा कि इसको मैं पढ़ सकता हूँ। एकदम से मतलब अपने एंड पे उसको पढ़ना शुरू किया। जो भी गाइडेंस थी मार्केट में उससे पता लगा कि शुभ्रा रंजन मैडम के नोट्स सभी लोग पढ़ते हैं, तो मैंने भी उसको दिल्ली से ऑर्डर करके अपने कानपुर के एड्रेस पे मंगवा लिए थे और उससे पढ़ना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ क्योंकि मेरा मास्टर्स का प्लान बन चुका था दिल्ली में आके करने का, पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ही, तो मुझे वो उसमें भी हेल्प कर रहा था। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, चीज़ें समझना शुरू करी, अपने नोट्स बनाने शुरू करे। तो उस चीज़ से मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा था कि हाँ, इस ऑप्शनल को मैं आगे तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो उस ऑप्शनल के साथ मैं आगे बढ़ा और फाइनली भी मैंने जब सिविल सर्विसेज क्रैक किया इस बार, तो उसी ऑप्शनल के साथ किया। तो मैं आपको बहुत ब्रीफली अपनी स्ट्रैटेजीज बता देता हूँ कि उस ऑप्शनल का मतलब मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेके आना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना पड़ेगा। मैंने इस ऑप्शनल को पढ़ने के लिए कुछ बुक्स का प्रयोग नहीं किया है। मैंने एक तो शुभ्रा रंजन मैडम के नोट्स, बेसिकली 1A पार्ट जो थ्योरी पार्ट होता है हमारा पेपर 1 का, और 2A पार्ट जो कि थ्योरी पार्ट होता है हमारे पेपर 2 का। तो वो मैंने 5 जो हैं ज़्यादातर शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स से ही कवर किया है। उससे अपने नोट्स बनाए, मतलब उस नोट्स को बार बार पढ़ा। पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि मैं एकदम इसमें नया था। तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम्स भी महसूस हुई। तो मैं यूट्यूब का सहारा ले लेता था। उसमें बहुत सारे, जैसे ही आप उस कंसेप्ट का नाम डालेंगे उस पर हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगी। तो कोई भी वीडियो जो आपको अच्छी लग रही है उसको मैंने खोल के उसको कोशिश किया कि मैं चीज़ों को समझूँ, और इस तरह से मैंने बार बार वो नोट्स को पढ़ के चीज़ों को समझा और फाइनली अपने नोट्स बनाए। यानी 5वीं 6ठी रीडिंग के बाद ये लगभग एक डेढ़ साल लगा मुझे। तो लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास जितना समय है आप उसके हिसाब से इस चीज़ों को करें। तो मैंने मास्टर्स का भी 1 साल इसमें प्रयोग किया और सून बिफोर मास्टर्स की प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो तैयारी की थी उसके दौरान तो लगभग 1 साल का समय लिया मैंने इसमें, अपने नोट क्रिएट किए। और 1A और 2A का पार्ट ऐसे हो गया था कि मेरे अच्छे नोट्स तैयार हो गए थे और मैंने उसको इंश्योर किया कि मैं फिर थोड़े बहुत उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस करता रहा हूँ। बात जहाँ तक है 1B और 2B की, जो कि थोड़े डायनेमिक पार्ट माने जाते हैं। 1B में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है और 2B में एकदम क्रूड इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। तो इसको मुझे लगा कि मैडम के नोट्स में थोड़ी सी मतलब वो अपडेटेड नहीं थे या थोड़ी बहुत कमियां थी, तो मुझे लगा कि वो इनफ नहीं है। तो इसके लिए मैंने अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा और डाइवर्स किया, जैसे कि ओनली आईएएस के नोट्स अपडेटेड मिल गए थे टेलीग्राम के एप्लीकेशन से। और दूसरा काफ़ी सारे टॉपर्स के नोट्स हैं, जैसे उत्कर्ष द्विवेदी सर हैं, अरविंद शाह सर हैं, तो इनके काफ़ी अच्छे नोट्स बने हुए हैं जो कि ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल हैं। तो मैंने इन सब को पढ़ना शुरू किया अपने रिसोर्सेज, थोड़ी न्यूज़पेपर से, थोड़ा जर्नल से, थोड़ा सा मतलब ORF जैसे प्लेटफॉर्म से, इन सब से मैंने थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें निकाली और अपने नोट्स को प्रिपेयर करना शुरू किया। ये नोट्स का बनना एक निरंतर प्रोसेस थी, मतलब ये ऐसे एंड नहीं होने वाला था। बहुत जल्दी मैंने 2024 के अटैम्प्ट, जब मैं मेंस अपना दूसरा लिख रहा था तब भी कुछ चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करी थी, 2023 के मेंस के दौरान भी करी थी। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद आपके नोट्स बनने बंद हो जाएंगे, ये हमेशा चलता रहेगा। तो इस तरह से मैंने मेक श्योर किया, पहले तो कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, दूसरा मेरे नोट्स तैयार हो जाए, तीसरा कि मैं उसको इनफ इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। अब यहाँ पे मेरी थी कमी, मैं मतलब ऐसे पढ़ता रहता था, अपने नोट्स पे काम करता रहता था, लेकिन मेरी कमी यहाँ आती थी कि मैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे काम नहीं करता था, यानी कि आंसर राइटिंग से मुझे डर लगता था।
ये डर हमेशा रहेगा सबके मन में, लेकिन ये एक प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए जब हम मेंस का परीक्षा के जैसे जैसे पास पहुंचते हैं और अगर हमने इनफ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की होती है तो हमें फिर असली पेपर के दौरान भी प्रॉब्लम्स महसूस होंगी। तो फिर 2023 में वही सारी प्रॉब्लम्स मुझे महसूस हुई कि मैंने इनफ PYQs की प्रैक्टिस नहीं की थी और मैं एग्ज़ाम की परीक्षा देने चला गया था। तो वो मेरे स्कोर्स में रिफ्लेक्ट भी हुआ, दो मेरा बहुत ख़राब स्कोर नहीं था उस टाइम ऑप्शनल में, लेकिन वो एवरेज से तो कम ही था। मेरा 246 टोटल था इन माय ऑप्शनल इन 2023 मेंस। तो जो मेन कमियां मुझे महसूस हुई थी वो यही थी कि एक तो मैं थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन पे काम कर सकता था, थोड़ा सा इंटरलिंकेजेस पे काम कर सकता था, यानी सिलेबस को इंटरलिंक कैसे करना है। अब यहाँ पे मेरा क्या मतलब है इंटरलिंकेजेस से, कि आपने सपोज 1A की कोई थ्योरी पढ़ी है, कोई स्कॉलर पढ़ा है, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो इसका 2B में यानी या कि 1B में क्या प्रयोग हो सकता है इनके क्वेश्चंस में, कैसे आप इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के किसी आंसर में इन सब के आइडियाज़ को प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आप आज के इंटरनेशनल सिनेरियो में इन सब के आइडियाज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो इंटरलिंकेजेस की क्वालिटी को डेवलप करना था, ये मुझे लग रहा था कि मैंने 2023 में नहीं करी थी, लेकिन 2024 का मेंस जब आया तो मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको ये बता दे रहा हूँ तो तुरंत से आपके माइंड में ये बात आ जाएगी कि नहीं ये चीज़ यहाँ भी प्रयोग हो सकती है। ये जब आप चीज़ों को ढंग से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये इंटरलिंकेजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो 2024 के मेन से पहले मैंने इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया था। जब मैं मॉक टेस्ट लिखता था, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखे मॉक टेस्ट 2024 वाले में, शायद 5-6 ही लिखे होंगे और अपने दोस्तों से ही उसको चेक करा लेता था। लेकिन मैंने ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखी थी कि मुझे ऐसे इंटरलिंकेजेस करते रहने हैं, चीज़ों को कंसेप्चुअली थोड़ा सा क्लियर करके लिखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है और हम उसका आंसर लिखते हैं तो हम सिर्फ स्कॉलर्स ने क्या बोला है उसको लिस्ट करते करते अपना आंसर ख़त्म कर देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूँगा, जैसे रियलिज्म एक इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है। अब रियलिज्म के अगर एनालिसिस में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो हम उसमें करते क्या हैं कि मॉर्गन थाउ जो स्कॉलर हैं उन्होंने ये बोला है, उसके बाद केनेथ वॉल्स हैं एक स्कॉलर, उन्होंने ये बोल दिया है, तो हम ऐसे करते 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 अपना आंसर एंड कर देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा करना ठीक नहीं है कम्प्लीटली, मेरी तरह से जितना मैं समझ पाया हूँ। यहाँ पे पहले आपको समझाना पड़ेगा कि आप रियलिज्म से क्या समझें, फिर ग्लोबल सिनेरियो में अभी रियलिज्म कहाँ काम कर रहा है, रियलिज्म की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर जो उन स्कॉलर्स ने बातें करी हैं वो कैसे आज के हैपनिंग से वैलिडेट हो जाती हैं। तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेसिकली बैक करना है विद व्हाट स्कॉलर्स हैव सेड, ना कि स्कॉलर्स के आर्ग्यूमेंट्स को अपना प्राइमरी आर्ग्यूमेंट बना के अपने आंसर को ख़त्म करना है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हर जगह होता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगर हमसे किसी स्कॉलर की थ्योरी पूछी गई है तो आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग उसमें ऐड करनी पड़ेगी और इस बात को समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन आपकी बात को समझना चाहता है, साथ साथ कि स्कॉलर ने क्या बोला है। आपको दोनों को इंटीग्रेट करना है और फिर एक आंसर प्रेजेंट करना है। तो मैंने ये सारे माइन्यूट चीज़ें जो हैं चेंजेस करें। 2024 के अटेम्प्ट में भी वही अगेन सेम प्रॉब्लम मैंने जो महसूस करी कि मैंने PYQs को इनफ प्रैक्टिस नहीं किया था। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने सिलेबस कवरिंग के टाइम पे साथ साथ कवर करें। जैसे ही आपका एक टॉपिक निपट गया है, आप उसके रिलेटेड क्वेश्चंस उठाएं और उसको लिख डालिए, उसको बात के लिए मत छोड़िए। नहीं लिखने का बहुत सबको समय मिल रहा है, मतलब सारे क्वेश्चंस को लिखने का समय नहीं मिल रहा है, तो उस पर एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि मैं इसका इंट्रो क्या लिखूंगा, इसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, और तुरंत ही रूप से उसको गूगल कर लें। गूगल करेंगे तो उसके 2-3 मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे आपको। बस उससे आपको मिला के देखना है कि आपके अंदर अभी क्या कमी है और क्या हो सकता है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है और PYQs को बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है, खासकर ऑप्शनल जैसी चीज़ में। ऑप्शनल में कई बार ऐसे होता है कि रिपीटिशन हो जाता है डायरेक्ट PYQs का। ऐसा GS में नहीं देखा जाता है, लेकिन ऑप्शनल में ऐसा अक्सर होता है कि PYQs कि या तो शब्द बाय शब्द भी कभी रिपीट हो सकता है या फिर वो आइडिया तो पक्का ही रिपीट होगा, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत लिमिटेड थ्योरीज हैं। यूँ तो बहुत ज़्यादा हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वही लिमिटेड थ्योरीज हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आना है। तो ये चीज़ आपको निरंतर करनी है कि आप अपने PYQs को रेगुलरली करें, अपने नोट्स पे काम करें, नोट मेकिंग को पूरा करें, अपने रिविजन्स को बार बार करें, और लास्ट में जो ये आंसर राइटिंग की छोटी मोटी ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई कि इंटरलिंकेजेस करने हैं और अपनी आर्ग्यूमेंट्स को पेश करना है, तो इन सब को आप करें। इसके बाद ही आपका ऑप्शनल का आंसर टूवर्ड्स परफेक्शन बढ़ पाएगा। आई वोंट से कि परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत इंप्रूव हो जाएगा।
उसके बाद एक जो और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इवैल्यूएट कैसे करें। आप अपने आंसर्स को लिख तो रहे हैं लेकिन इवैल्यूएट कैसे करें। टेस्ट सीरीज़ कुछ ऐसे ज़्यादा करी नहीं है। एक साल मैंने 2023 वाले अटेम्प्ट में स्लीपी क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उसका उतना फ़ायदा उठा पाया था, क्योंकि मेरे शायद मैं उसको ढंग से नहीं यूज़ कर पाया था। और दूसरा मुझे ये भी लगता था कि इवैल्यूएशन क्वालिटी थोड़ा सा लैक करती हैं काफ़ी सारी कोचिंग्स में, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग उसको इनरोल करते हैं। इस वजह से आई थिंक वो मैन पावर इश्यूज़ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ ज़रूरी रूप से किया जाता है या जानबूझ के किया जाता है, बट वो कमियां रह जाती। तो आपको इवैल्यूएशन बेसिकली खुद के एंड पे करना पड़ेगा, वही बेस्ट तरीका है। आप जैसे मैंने एक बताया कि गूगल करके आप मॉडल आंसर्स पढ़ सकते हैं। दूसरा, टॉपर्स के आंसर्स पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी PYQs लिख के अपने चैनल्स पर डाले हुए हैं। तीसरा, आप अपने दोस्तों को जो कि आपके साथ हैं, अपने एक्सपीरियंस फ्रेंड्स को, या एक्सपीरियंस नहीं भी है तो क्योंकि सेम हमारा माइंडसेट बन जाता है एक लेवल के बाद, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वे टू गेट योर आंसर्स इवैल्यूएटेड। इस तरह से आप आगे बढ़ें और फाइनली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दें कि कैसे आपने जो पढ़ा है वो एक आंसर में उतरेगा, और ये आएगा PYQs की प्रैक्टिस से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो 2024 के मेंस में मैंने ये छोटी छोटी चेंजेस किए, और फाइनली मुझे जब मेरे नंबर अभी पता लगे तो मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि मैंने स्कोर को इम्प्रूव तो किया है। मैंने 246 से 263 पे ले आया था, तो लगभग 17 नंबर का इम्प्रूवमेंट है। 263 इज़ नॉट अ ग्रेट स्कोर, बट अगेन इस साल के PSIR के स्कोर्स को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि ये एक अबव एवरेज से गुड की रेंज में स्कोर है, क्योंकि हाईएस्ट भी जितना मैं जानता हूँ 299 गया है, और मैक्सिमम लोगों के 270 के रेंज में इस बार मार्क्स हैं। तो 263 इज़ अ गुड इनफ स्कोर। इट हैज़ हेल्प मी टू गेट दिस रैंक अगेन। सो आई वुड से कि जो ये मैंने छोटे मोटे चेंजेस किए थे, दैट हैज़ हेल्प मी, एंड दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू। आगे भी मैं मेरी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगातार अपडेट करूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल द सक्षम स्ट्रैटेजी के नाम से है, उस पर मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा, अपनी जो भी ऑप्शनल की लर्निंग्स हैं उसको भी आगे शेयर करता रहूँगा। तो आई होप जो ये मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया, दिस विल बी हेल्पिंग यू इन योर ऑप्शनल स्कोर ऑप्टिमाइजेशन टू गेट अ बेटर आउटपुट ऑफ इट। सो अगेन मैं DKT को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे ये माध्यम देने के लिए कि मैं आप सभी के सामने अपनी स्ट्रैटेजी को पेश कर सकूँ, आप लोगों से जुड़ सकूँ। सो थैंक यू टू DKT।